एक बात बताओ, किसने सोचा था कि वांडा के बच्चे और परिवार की चाह इतने लोगों की मौतें करवा देगी। एक बेचारा लड़का गाड़ी में बैठ के अपने माँ बाप के साथ पार्टी एंजॉय करके घर जा रहा था, अच्छा खासा मरवा दिया और अपने बच्चे की आत्मा डलवा दी उसमें। अब कांड हुआ कैसे और क्यों और क्या, इस बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं, क्योंकि आ चुका है अगाथा ऑल अलोंग का अगला मतलब छठा एपिसोड, जिसमें हम लोग बिली उर्फ विकन की पूरी कहानी देखते हैं कि आखिरकार वो इस शरीर में पहुंचा तो पहुंचा कैसे। नाउ आई होप यू गाइज वे नॉट थिंकिंग कि ये वही का वही बिल्ली है, बस बड़ा हो गया है क्योंकि वो बच्चों की एज जो है बहुत रैपिडली बढ़ रही थी, तो ये वही बच्चा है बस जल्दी बड़ा हो गया। नहीं, अगर आपको याद हो तो क्योंकि हेक्स खत्म होता है तो उसके दोनों बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, बट स्टिल बिली समहाउ सर्वाइव्स। इनफैक्ट टॉमी भी सर्वाइव कर गया है, लेकिन आगे बात करते हैं। तो ये बंदा जिसको हम लोग पहले एपिसोड से टीन के नाम से जानते हैं और हमको पिछले ही एपिसोड में पता चला कि एक्चुअली में वांडा का बेटा बिली है, वो एक्चुअली में विलियम कैप्लान होता है, जो एक जू है, जिस चीज को लेकर बहुत भयानक अप्रोच चल रहा था इंटरनेट पे कि इन लोगों ने एक ऐसे एक्टर को ले लिया जो कि जूइश नहीं है, ये लोग पूरे कैरेक्टर को चेंज कर देंगे। तो ट्विटर वालों शांति से बैठ सकते हो। बंदा जूइश है, बार मिtzvah चल रहा होता है, तभी उसको लगता है कि अपनी पामिस्ट्री वगैरह करवा के देख ली जाए, बिकॉज अपेरेंटली हमको आगे ये चीज समझ में आती है कि वो मैजिक जादू टोने वोने में काफी ज्यादा यकीन रखता है। एंड गेस व्हाट, जैसे ही वो अपना भविष्य दिखवाने जाता है उसकी मुलाकात होती है लिलिया काल्डेरू से। अब ये वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई तो जाती हैं लेकिन समझाई नहीं जाती, तो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, एटलीस्ट जितना मुझे समझ में आया। तो लिलिया के पास हमारे विलियम भाई जाते हैं और अपना भविष्य दिखवाने की कोशिश करते हैं, बट एज सून एज वो उसकी हथेली में बनी हुई रेखाओं को देखती है, उसको इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि इसकी लाइफ दो पार्ट्स में स्प्लिट होने वाली है, जिसका मतलब यह है कि वो इसके फ्यूचर को सेंस कर लेती है। और अगर आप नोटिस करोगे तो इसी सीन में जो क्रिस्टल बॉल दिखाई गई है उसमें विलियम कप्लान की नहीं बल्कि बिली मैक्सिमोफ की इमेज नजर आती है, जो हम अभी विचेस रोड पे अगाथा ऑल अलोंग में देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं इसके फ्यूचर को सेंस कर लेती है और उसी मोमेंट पे ये सॉर्ट ऑफ एक ट्रांस में चली जाती है, कुछ कुछ वैसा ही जो हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा था, जब अगाथा इसके पास आती है अपने पूरे कवन की लिस्ट मांगने के लिए। तो एक ट्रांस में जाके कई सारे नाम लिख देती है, जिसमें से एक उसका भी होता है, बट शी डजंट रियलाइज इट। तो काल्डेरू जी एक ट्रांस में जाकर विलियम का भविष्य देखती है एंड शी रियलाइजेस कि जो कुछ भी आगे होगा वो उसकी सेफ्टी के लिए सही नहीं है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो एक सिजिल बनाती है और विलियम के पॉकेट में डाल देती है जैकेट के। लेकिन द मोमेंट शी डज इट उसको खुद भी याद नहीं रहता कि उसने क्या किया है। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्योंकि वो एक ट्रांस में थी इसी वजह से उसको समझ में नहीं आया या फिर याद नहीं रहा कि उसने क्या किया है, और दूसरा रीजन है सिजिल का। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले ये चीज बताई गई थी कि जो भी सिजिल बनाता है या फिर जो भी विच या विजर्ड या मैजिशियन सिजिल का क्रिएटर होता है उसको खुद भी याद नहीं होता, या फिर उससे एसोसिएटेड जितनी भी मेमोरीज होती हैं वो सारी गायब हो जाती है और वो खुद उस सिजिल को ब्रेक नहीं कर सकता। तो मे भी ऐसा हो कि क्योंकि वो ट्रांस में थी इसीलिए उसे याद नहीं कि उसने क्या किया या फिर किसकी जैकेट है, या फिर सिजिल बनाते ही उसकी वो मेमोरी वाइप हो गई और उसको याद नहीं रहा कि किसकी जैकेट है। तो वो जाकर के जैकेट पहुंचवा देती है विलियम भाई तक, जो उसको पहन लेते हैं और मम्मी पापा के साथ कार में बैठ के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि इनका घर ईस्ट व्यू में है एंड इनको वार्निंग्स आने लगती हैं कि वेस्ट व्यू में जो वांडा ने पूरा हेक्स क्रिएट किया है अब उसके साथ कुछ कांड हो रहे हैं, तो दे रश टुवर्ड्स देयर हाउस। लेकिन रास्ते में मम्मी को दिख जाता है हेक्स। वो कहते हो देखो कुछ गड़बड़ हो रही है, मम्मियों की वजह से मरता जा रहा है लौंडा। वांडा ने अगर गोला छोटा करके निपटाया तो इसकी मम्मी ने वही गोला छोटा होता हुआ दिखाते हुए निपटा दिया। नाउ ये चीज बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करी गई, बट उस एक्सीडेंट में विलियम कप्लान की डेथ हो जाती है और फॉर सम रीजन जब वो वांडा का गोला या हेक्स बंद होता है तो उसमें से उसके दोनों बच्चे जो कि डिस्ट क्रिएट हो गए थे उनकी सोल्स निकलती हैं और अलग अलग बॉडीज में चली जाती हैं, जिसमें से बिली की आती है विलियम कप्लान में और उसको एक बार फिर से जीवित कर देती है। नाउ अगर इसी मौके का फायदा उठाकर आपके ऊपर कॉमिक बुक्स थोड़ी सी बौछार कर दूं तो देखो कॉमिक बुक्स में भी कुछ कुछ ऐसी ही चीजें होती हैं। मतलब बिली और टॉमी नाम के दो बच्चों का क्रिएशन वांडा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कर तो देती है, बट लेटर ऑन शी रियलाइजेस कि जो बच्चे उसने क्रिएट करे थे वो उसके नहीं बल्कि मेफिस्टो की सोल का पार्ट है। अब नाम ले सकता हूं, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा, सबको पता है ना तुमको। एंड जैसी ये बात पता चलती है तो मेफिस्टो उन दोनों बच्चों को वापस ले लेता है और वांडा पूरी तरह से पगलिया जाती है। लेकिन शी इज कंप्लीटली अननोन टू द फैक्ट कि वो दोनों बच्चों की जो सोल्स थी वो अब किसी दूसरी बॉडी में रीइंकार्नेट हो चुकी हैं, जिसमें से बिली की आती है विलियम कप्लान में
जो कि ऑलमोस्ट मर ही रहा होता है। एंड इसमें भी हम लोग कुछ कुछ ऐसा ही देखते हैं, बस फर्क ये है कि विलियम का प्लान मर चुका है और बिली ने उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लिया है, लेकिन बिली को कोई भी मेमोरी नहीं है, ना उसको विलियम भाई की यादें हैं और ना ही हेक्स में जो उसने समय बिताया वांडा के साथ वो। अब बिली की सोल ने विलियम को चूज क्यों किया, तो देखो इस चीज को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन इसकी कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सबसे पहली तो ये कि लौंडा मर चुका था और उसको खाली बॉडी मिली, वो अंदर चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि क्योंकि विलियम इतना ज्यादा ससेप्टेबल था मैजिक को लेकर, जब उसका रूम दिखाया जाता है तो उसमें कई सारे ऐसे मूवीज और पॉप कल्चर क्लासिक्स के पोस्टर हैं जिसको देखकर ये समझ में आता है कि वो मैजिक से बहुत ज्यादा इन्फैचुएटेड था, जैसे हुडीनी, एलिस इन वंडरलैंड, विजर्ड ऑफ ऑज, फिर ये आता है ब्लैक कॉल्ड्रॉन। अब इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो ये डिज्नी का ब्लैक शीप है। बेसिकली डिज्नी ने 1984 के आसपास ये मूवी बनाई थी जो कि एनिमेटेड थी और बच्चों के लिए डिजाइन्ड भी, लेकिन इसमें एक सीक्वेंस थी जिसका नाम था कॉल्ड्रॉन बॉर्न सीक्वेंस। इसको जब थिएटर्स में बच्चों ने देखा तो वो इतनी बुरी तरह से घबरा गए बिकॉज इट वॉज डेफिनेटली वेरी डार्क, और इसी वजह से इस मूवी को कट शॉर्ट किया गया। उसका जो मेन एडिट था वो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, जो मतलब एक्चुअल डायरेक्टर्स कट है, और 15-20 मिनट की मूवी काटने के बाद 1985 में फिर से रिलीज करी गई और फिर लोगों ने जाकर के इसको देखा और कहा कि ठीक है। खैर, तो जितने भी पोस्टर्स हैं, अगर आप इनके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही अच्छा पैरेलल ड्रॉ होता है बिली की करंट लाइफ के साथ में, क्योंकि विजर्ड ऑफ ऑज, एलिस इन वंडरलैंड और भी बहुत सारे पोस्टर्स जो इस रूम में हैं वो एक ऐसी कहानी को बताते हैं जहां पर एक सिंपल इंडिविजुअल एक फैंटेसी वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो जादू से भरी पड़ी है। एंड ऐसा ये इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट कुछ हम लोग इस वाले एपिसोड में देखते हैं। मतलब बिली की सोल एक मैजिकल वर्ल्ड से नॉर्मल दुनिया में आ चुकी है। तो बिली विलियम का प्लान की तरह 3 साल तक जीता है और इस बीच वो पूरी रिसर्च करता है कि आखिरकार वो कौन है, कहां से आया, बिकॉज ही रियलाइजेस कि जिस बॉडी में वो है थोड़ा आउट ऑफ प्लेस फील हो रही है। और इसी बीच हम उसके एक बॉयफ्रेंड को भी बना हुआ देख सकते हैं जिसका फोन पिछले 2-3 एपिसोड पहले आ रहा था तो उसने कट कर दिया था। इस बंदे का नाम है एडी, विच राइम्स परफेक्टली विद टेडी, जो कि कॉमिक बुक्स में उसका बॉयफ्रेंड है और वो कोई छोटा मोटा लौंडा नहीं है, वो हल्कलिंग है। एंड इससे पहले आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, मैं आपको यहीं रोक देता हूं, नहीं, इसका हल्क से कोई संबंध नहीं है। ये बच्चा बेसिकली क्री और स्क्रल्स के प्रेम प्यार का नतीजा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसकी एंड बिली की काफी अच्छी रिलेशनशिप भी रहती है कॉमिक बुक्स में, मतलब पावर है दोनों के पास काफी ज्यादा। तो बिली एडी को अपने रूम में लेके आता है एंड हमको ये भी समझ में आता है कि इन 3 सालों में बिली की साइकोलॉजी भी काफी चेंज हो चुकी है। वो एक गॉथिक फेज से निकल रहा है। उसने वो मैजिक के पोस्टर्स हटा करके अब विचेस और डार्क मैजिक वाली चीज रख दी है। वो अभी भी मैजिक में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन ये पोस्टर्स काफी सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो पीछे काली माँ का भी पोस्टर नजर आता है। एंड अगेन नई मूवीज, लेकिन वही गॉथिक रियलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि द क्राफ्ट, सॉ का 3rd पार्ट, जो मेरे हिसाब से सॉ का अंत था, वहीं पूरी की पूरी फ्रेंचाइज खत्म हो गई। अगर आप देखना चाहते हो तो 3rd के आगे मत देखना। फिर इवानेसेंस, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सा रॉक म्यूजिक बैंड है, वेक मी अप मतलब है, ब्रिंग मी बैक टू, अच्छा गाना है, अच्छे गाना है, बढ़िया। वो उसका भी पोस्टर लगा हुआ है और वो एडी को कई सारे आर्टिकल्स दिखाता है, जिसमें से एक पे लिखा हुआ है स्ट्रेंज ऑकरेंसेस पर्सिस्ट टू हॉन्ट वेस्ट व्यू, मतलब अभी भी वेस्ट व्यू में वो पुरानी चीजें हो रही हैं। और अगर आप नोटिस करते हो तो इसको लिखा हुआ है जेम्स स्टबलफील्ड नाम के बंदे ने। अब ये ईस्टर एग है मार्वल को लेकर, क्योंकि इसी सेम या फिर जिम स्टबलफील्ड नाम का बंदा मार्वल की आर्ट टीम को बिलोंग करता है और कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज पे असिस्टेंट प्रॉपर्टी मास्टर भी है, जिसका मतलब ये है कि जितनी भी चीजें, मतलब ये जो आप पेपर देख रहे हो या फिर ये जो पूरा बैकग्राउंड या प्रॉपर्टीज या फिर ये यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जिन भी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लस द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज द डेट ऑन दिस न्यूज़पेपर, जो कि है 1 फरवरी 2026 की, जो परफेक्टली कोइंसाइड हो जाती है मार्वल की करंट टाइमलाइन के साथ। एंड वो विचेस रोड के बारे में पढ़ रहा है, तभी हमको ये भी पता चलता है कि वांडा ने जो पूरा गोला बनाया था या फिर उसका जो पूरा हेक्स था उसको मास्क कर दिया गया है एवेंजर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज बोल करके। इतने लंबे टाइम से लोग यही सोच रहे थे कि आखिरकार कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो बस एवेंजर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज। कल को कोई भी मरता है तो भी एवेंजर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कोई जिंदा होता है तो भी एवेंजर्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज, कब तक करते रहोगे? बट देन इनको एक रेडिटर का पता चलता है जिससे मिलने के लिए एक अंधेरे पार्किंग लॉट में पहुंच जाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट आइडिया। बट इसी बहाने चलो कैमियो तो हुआ हमारे राल्फ बॉनर का, जिसको हम लोगों ने वांडा विजन में देखा था और अब भाई उसके सदमे से उबर नहीं पा रहे। वो पूरी की पूरी कहानी एक्सप्लेन कर देता है कि आखिरकार उसके और वेस्ट व्यू में जितने भी लोग रह रहे थे उनके साथ हुआ क्या, लेकिन उसकी कहानी स्पेशली और भी ज्यादा खराब है क्योंकि उसको अगाथा ने अपने पपेट की तरह इस्तेमाल किया था और उससे कुत्ता भी मरवा दिया।
बस तो क्या, बिली वापस आता है, उसकी दीवारों पे लॉर्ना वू और वो सारा विनाइल रिकॉर्ड प्ले हो रहा है जिसमें विचेस रोड का गाना चल रहा है। आई विल एडमिट दिस सॉन्ग हैज बीन ग्रोइंग ऑन मी फॉर अ व्हाइल नाउ। और अगाथा के बारे में रिसर्च करते करते उसको पता चलता है कि ये बंदी बहुत लंबे टाइम से जिंदी है, जिसमें से एक काफी इंटरेस्टिंग चीज थी 1937 के हिंडरबर्ग जेपलिन का क्रैश, जो एक्चुअल रियल लाइफ में 6 मई 1937 में हुआ था। और ये न्यूज़पेपर भी 7 मई की डेट बताता है। और हमको ये पता चलता है कि अगाथा इस क्रैश पे थी। Who knows, maybe she is responsible for। लोकी बता देगा अगर अगला सीजन बनता है तो, वो जाते हैं ना आगे पीछे। और इसके बाद काफी मजेदार सी चीज होती है क्योंकि बिली पहुंच जाता है वेस्ट व्यू, जहां पर वो अगाथा से मिलता है, उसका कुछ सामान चोरी करता है। और फिर एपिसोड 1 के कुछ इवेंट्स हमको एक नए नजरिए से देखने को मिलते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू कि अगाथा उस स्पेल में थी। तो उसके बाहर जितने भी लोग हैं उनका परसेप्शन देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट वॉज समथिंग एल्स। जिस सीन में जो चीज नोटिस हो जाती है वो है अगाथा की बोनर फैमिली वाली टी शर्ट, पिक्चर टेंट। और इसके बाद वही सारी चीजें होती है जो हम लोगों ने पहले भी देखी थी, लेकिन अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट टाइम में, विचेस रोड के अंदर, जहां पर अगाथा और बिली के बीच में कन्वर्सेशन होती है। अगाथा अपने दलदल से पता नहीं कैसे बाहर निकाल चुकी है अपने आप को, बिकॉज जादू करने क्या है उसके बाद तो जादू भी नहीं है अभी। लेकिन वो बिली के पास आती है जो उससे पूछता है कि तुमको पता कैसे चला। तो वो कहती है मुझे पहले तो पता नहीं था, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ की सेम टेल है। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों सिमिलरली करते हैं, मुझे नहीं पता, गर्दन टेढ़ी करना में भी। बट दिस इज वेयर वी रियलाइज कि बिली अपनी मॉम को जिंदा करने के लिए यहाँ पे नहीं आया। इनफैक्ट वो तो शायद उनको पसंद भी नहीं करता, मे बी बिकॉज वांडा ने उससे और उसके भाई को जिस तरह से क्रिएट किया या फिर एक ही पल में डिस्ट्रॉय भी दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए, तो आई गेस वो अपनी मॉम को फिलहाल तो डिस्पाइस करता है। और इसी वजह से वो अपने भाई टॉमी को बचाना चाहता है, जिसको वो काफी लंबे टाइम से सेंस तो कर सकता है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहा। अब अगर इसको कॉमिक बुक से कनेक्ट करके देखें तो विगन एक नए शरीर में आ तो जाता है। मतलब विलियम कैप्लान के शरीर में आने के बाद उसकी हालत भी कुछ इसी शो जैसी होती है, क्योंकि उसको अपनी पुरानी मेमोरीज के बारे में कुछ नहीं पता होता, ना ही उसके पास विलियम भाई की मेमोरीज होती हैं। तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है, जैसा हम लोगों ने इस एपिसोड में देखा। लेकिन एक ड्रीम सीक्वेंस में वो वांडा के साथ कनेक्ट कर लेता है। मतलब वांडा उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गाइड करती है। और इसके बाद जब उसको स्कूल के कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं तो वो वांडा से एक्चुअली मिलता है और वहां पर भी उसको कुछ मोटिवेशन देती है। वांडा को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती कि ये उसी का बच्चा है। आगे जाकर जब यंग एवेंजर्स की कॉमिक बुक स्टार्ट हुई, वहां पर पहली बार इनकी ऑफिशियली मुलाकात होती है और दोनों अपनी रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो बिली या फिर विगन, जिसका मैजिक आ तो गया है लेकिन थोड़ा ऑन ऑफ है, उसको प्रॉपरली अपने आप को कंट्रोल करना भी आता नहीं। आई एम श्योर जब तक ये पूरा सीजन कंप्लीट होगा तब तक वो अपनी पावर्स को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करना सीख लेगा। बट या कुल मिला के अगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड नंबर 6 मेरे लिए ठीक ठाक एपिसोड था। ये काफी ज्यादा इन्फो डंप कर देता है आपके ऊपर और बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ छोड़ता नहीं। नाउ व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग इज ये देखना कि आगे हमको इस वाले शो में क्या दिखाया जाता है। मतलब बिली के बारे में तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, अब अगले एपिसोड में नई ट्रायल देखने को मिलेगी एंड इस चीज को आप कितना ही ट्रैक कर सकते हो। बट यार ये तो ठीक ठाक ही है, लेकिन मैंने सुना पेंगुइन का एपिसोड 4 बहुत लाजवाब था, देखा गया। और अगर आप भी अपना जीवन लाजवाब चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं, टाइमलाइन आने वाला है। हाँ, म्यूनिसिपैलिटी वाले ने घुटने टेक दिए। मैं नहीं मानता।